आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तता। और आवर्तता की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब जो आपकी आवर्त सारणी से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी, नहीं अगर आपने पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन है वहां पर मिल जाएगा, उसको पहले पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि वो आपके पास याद होनी आपको जरूरी है। और अगर आपके पास कोई चार्ट है आपके पास आवर्त सारणी का, तो वो इस चैप्टर में आप साथ लेके बैठो, आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो आवर्त सारणी में कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जिनके मान अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या हम आवर्त में दाएं से बाएं जाएं तो परिवर्तित होते हैं। यानी आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में आप जिन गुणधर्मों की बात करोगे उसको आप क्या बोलोगे? आवर्तता। और आवर्तता के अंतर्गत अगर मैं आपसे बोलूं तो कितने गुणधर्म पढ़ोगे आप? पहला तो आप पढ़ोगे परमाणविक त्रिज्या, दूसरी आप पढ़ोगे क्या? दूसरा आप पढ़ोगे आयनन ऊर्जा, जिसको आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे? और आप पढ़ोगे विद्युत ऋणता पढ़ोगे, ठीक है ना? और एक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो इन सारे गुणधर्मों की आप चर्चा करोगे। मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं, मैं केवल आपको एक एक करके सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। तो आवर्तता की बात करें तो सबसे पहला जो गुणधर्म निकल के आता है वो कौन सा आता है भाई? परमाणविक त्रिज्या। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि भाई आवर्तता का मतलब क्या है, तो मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं। ये आवर्तता में लिखनी है, परमाणविक त्रिज्या की डेफिनेशन नहीं है। क्या लिखोगे? वे गुणधर्म जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं। आवर्त सारणी पर निर्भर करने से मतलब क्या है? इसके आकार पर, या आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊं या आवर्त में बाएं से दाएं जाऊं तो ये गुणधर्म आपके परिवर्तित होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? आवर्तता कहेंगे, ठीक है? तो वे गुणधर्म जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं, दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं, ठीक है? क्या कहोगे इसको? पीरियोडिसिटी कहोगे, आवर्तता कहोगे, ठीक है? तो ये बात आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लो। ये आवर्तता की डेफिनेशन हो गई। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करेगा। आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे या आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो इनके मान चेंज होंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम किसकी? परमाणविक त्रिज्या की, ठीक है ना? तो देखो, परमाणविक त्रिज्या की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो इनकी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी थी भाई? इन्होंने बोला था परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का मान परमाणविक त्रिज्या कहलाता है। परमाणविक या परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहलाता है, ठीक है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, कुल मिला के अपन देखें तो रेडियस की डेफिनेशन क्या दी गई भाई? कि ये आपका एटम है, ठीक है? तो एटम में आपके जो अंतिम कोश है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा? उसको कहा परमाणुविक त्रिज्या। यानी ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला था? परमाणुविक त्रिज्या। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भाई, इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। यानी ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करता है और आपकी तरंग की तरह भी ये क्या करता है भाई? संचरण करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो कैसे फ्लो कर रहा है भाई? इस तरीके से फ्लो कर रहा है एटम के अंदर, ठीक है ना? तरंग के रूप में। तो अगर मैं देखूं कि इसकी रेडियस, अगर मैं यहां पर देखूं, गर्त में देखूं तो इसकी रेडियस यहां कम आ गई, और अगर श्रृंग में मैं इसकी रेडियस कैलकुलेट करूं तो ज्यादा आ गई। तो यहां तो फिर परमाणु त्रिज्या आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना? क्योंकि यहां पर रेडियस कम आ गई, यहां पर रेडियस ज्यादा आ गई। तो फिर डेफिनेशन क्या दी गई? इसका मतलब आप ये समझोगे कि किसी भी एक परमाणु के अंदर, सिंगल परमाणु के अंदर जो परमाणु त्रिज्या है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो डेफिनेशन, अगली लाइन आप क्या लिखोगे? अगली लाइन आप ये लिखोगे, एकल परमाणु के अंदर, एकल परमाणु में परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन,
परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन, परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ गए इस बात को? क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो भाई हम कैलकुलेशन कैसे करें अगर हम नहीं कर सकते तो इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो वो अणु का निर्माण करेंगे, दो परमाणु मिलकर। तो इस तरीके से मान के चलो ये दो परमाणुओं ने मिलकर एक अणु का निर्माण कर लिया। ठीक है ना? एक अणु का निर्माण कर लिया। अब आपके जैसे इधर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, उसी तरीके से इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा मान आएगा वो आधा मान किसके बराबर होगा भाई? परमाणु त्रिज्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परमाणु त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है भाई? अकेले परमाणु का तो हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? परमाणुओं को पास पास लाए, दो परमाणु को बिल्कुल पास में लाए। तो हुआ क्या? इन दोनों के नाभिकों की जो बीच की दूरी थी उसका जो आधा मान है वही किसके बराबर आएगा? परमाणु त्रिज्या के बराबर आएगा। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे कि भाई परमाणु त्रिज्या का आकलन क्या आप एकल परमाणुविक अवस्था में कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं। बोले कि भाई क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं है एक परमाणु के अंदर। ठीक है ना? क्योंकि वो वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है? संचरण कर रहा है। तो इस वजह से सिंगल परमाणु के अंदर हम नहीं कर सकते। तो अगली लाइन आप क्या लिखोगे? द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणुविक अणु की, द्विपरमाणुविक अणु की बंध लंबाई का, बंध लंबाई का आधा मान, बंध लंबाई का आधा मान परमाणु त्रिज्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या कहलाता है। समझ गए बात को? तो आप इस तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हो। यानी जो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? एटॉमिक रेडियस आपकी होगी, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, यानी हिंदी में लिख लोगे बंध लंबाई का आधा मान। ये किसके बराबर आएगा? परमाणुविक त्रिज्या के बराबर आएगा। समझ गए बात को? तो एक सारी चीजें एक बार लिख लो, फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बताता हूं, परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा गया है। एक बार आप इन सारी चीजों को लिख लो। लिख लिया भाई? चलें आगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं मिटा रहा हूं भाई। ठीक है? चलो देखो, अब देखते हैं भाई परमाणु त्रिज्या आपकी कितने प्रकार की है। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें हम करेंगे। पहले तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे उस चीज को, फिर उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे विद्युत ऋणता हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, किसी की भी हम बात करें। ठीक है ना? इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा है? परमाणु त्रिज्या को 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है? अगली हेडिंग चाहो तो आप लगा लेना, परमाणुविक त्रिज्या के प्रकार। और कोई आपसे पूछे परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला तो हुआ सहसंयोजक त्रिज्या, पहला सहसंयोजक त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है? दूसरा है आपका आयनिक त्रिज्या, दूसरा है आयनिक त्रिज्या। ठीक है? आयनिक त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ठीक है? और तीसरा आपसे पूछेगा, तीसरा क्या है? तीसरा है वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या। और वांडर वाल त्रिज्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेम टू सेम वांडर वॉल्स, वांडर वॉल्स रेडियस। ठीक है? ये 3 तरीके की आपकी परमाणुविक त्रिज्या होती हैं। अब देखो, थोड़ा सा सहसंयोजक त्रिज्या को समझने से पहले ना सहसंयोजक बंध को समझ लो, या सहसंयोजक यौगिकों को समझ लो। ठीक है? क्या होता है कि जब कोई बंध बनता है तो बंध बनाने में जब दोनों परमाणुओं का बराबर का योगदान होना, तो उससे जो बंध बनेगा वो आपका सहसंयोजक बंध होगा। और ऐसे यौगिकों को आप क्या कहोगे? सहसंयोजक यौगिक कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 एटम है। ठीक है ना? ये मैंने बोल दिया ए है, ये आपका एटम बी है। ठीक है? ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया। ठीक है? इस तरीके से आपका क्या बन गया भाई? बंध बन गया। ठीक है? तो क्या बोला मैंने? बंध बनाने में जब दोनों परमाणुओं का समान योगदान हो, यानी दोनों परमाणुओं ने
अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर डेफिनेशन क्या होगी सहसंयोजक त्रिज्या की, अगर मैं बात करूं तो सहसंयोजक त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी, इस डेफिनेशन को मैं आपको लिखता हूं पहले। देखो, किसी एक सहसंयोजक बंध, किसी एकल सहसंयोजक, किसी एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान, दो परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान, बंध लंबाई का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्या बोला मैंने कि किसी एकल सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं की जो बंध लंबाई थी उसका आधा मान ही क्या है भाई, आपका सहसंयोजक त्रिज्या है, ठीक है ना। जैसे आपका एक एटम ये था मान के चलो, और यहां पर दूसरे एटम ने आपसे क्या कर ली भाई, बढ़िया से ओवरलैपिंग कर ली। अतिव्यापन होता है, बॉन्ड बनता है जब ओवरलैपिंग का मतलब दोनों परमाणुओं के जो कक्षक हैं वो आपस में क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे और बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इसका था, एस ऑर्बिटल इसका, समझ लो, एज्यूम कर लो, गोलाकार होता है, आपको मैं बता चुका हूं। तो हुआ क्या भाई, इन्होंने अतिव्यापन किया और अतिव्यापन के थ्रू इन्होंने क्या बनाया, बंध बनाया, ठीक है। और अगर इनकी बंध लंबाई की मैं बात करूं तो बंध लंबाई आपको बता चुका हूं, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हो, बंध लंबाई। तो इस बंध लंबाई का जो आधा मान है, ये जो आधा मान है, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे कोवेलेंट रेडियस, यानी सहसंयोजक त्रिज्या। क्या बोलोगे इसको, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। समझ गए बात को, तो लिख लो पहले, फिर अगली पर चलते हैं हम, आयनिक। देखो अब दूसरी बात करते हैं अपन आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है ना। एक त्रिज्या मैंने आपको और नहीं लिखाई है, उसको भी लिखा देता हूं। एक और होती है आपकी कौन सी भाई, धात्विक त्रिज्या, है ना, मेटेलिक रेडियस। इसको भी अभी पढ़ेंगे हम एक एक करके, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या, मेटेलिक रेडियस। समझना, पहले आयनिक त्रिज्या को समझो। आयनिक त्रिज्या को पढ़ने से पहले वही आयनिक बंध को समझेंगे। आयनिक बंध में क्या होता है, आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आपका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यहां पे तो आपको पता है ए ने एक दिया, बी ने एक दिया, दोनों परमाणुओं के बीच में ही आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पूर्ण ट्रांसफर होगा। कैसे, जैसे अगर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना पूर्ण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, किसके लिए, बी के लिए। तो आपको पता है ए के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया इस वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैं अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताऊं तो NaCl का एग्जांपल सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है ना। देखना NaCl का एग्जांपल देखना, Na+ और Cl-, ठीक है। तो आपको पता है इसके अंतिम अगर मैं कोश की बात करूं तो इस पर क्या होता है, 3s1। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 3s0 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें अगर अंतिम बात करूं तो क्लोरीन में क्या होता है, 3p5, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो p5 की जगह क्या हो जाएगा, p6 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आता है जब कैसा साइन आता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते हैं तो ऋणात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है तो कैसा साइन आता है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई कि आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की जो त्रिज्याओं के मान है उसको ही हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि यहां हम ऐसे नहीं कह सकते बीच की दूरी का आधा मान आपका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपको और बताऊंगा कि जो धनायन है उसका आकार कैसा होता है, छोटा। धनायन का आकार तो कैसा होता है भाई, छोटा, और ऋणायन है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा। तो यहां हम ऐसे नहीं कह सकते बीच की दूरी का आधा मान आयनिक त्रिज्या होगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए तो त्रिज्या कम हो जाएगी, इसके लिए त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी। तो यहां ये डेफिनेशन नहीं होगी। यहां हम क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं का मान आयनिक त्रिज्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि धनायन का आकार छोटा क्यों होता है, और यह भी बताऊंगा कि ऋणायन का आकार बड़ा क्यों होता है, जब हम पढ़ेंगे किसको,
प्रभावी नाभिकीय आवेश को, Z इफेक्टिव को आप पढ़ोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वहां पर हम इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आयनिक रेडियस हो गई आपकी। अब पहले डिस्कस करता हूं मैं आपको वान डेर वाल रेडियस को और फिर करूंगा मैं आपको धात्विक रेडियस को। उससे पहले इन दोनों को लिख लो, क्योंकि इसको मिटा के मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिख लो पहले इन दोनों चीजों को। लिख लिया भाई? चलो अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। ठीक है ना, तो आपको पता है धात्विक त्रिज्या का मतलब जो धातु की त्रिज्या है। ठीक है ना, और आपको पता है धातु कैसे रहते हैं भाई, क्रिस्टल बनाते हैं भाई, धातु क्रिस्टल जालक की फॉर्म में रहते हैं ना, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं धात्विक आयन। ठीक है, आपके जो धातु हैं, तो हम क्या लिखेंगे, धात्विक क्रिस्टल जालक में, धात्विक क्रिस्टल जालक में, धात्विक क्रिस्टल जालक में दो पास पास स्थित परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान क्या कहलाएगा भाई, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, कोई धातु जालक है, उसमें आपके दो परमाणु पास पास हैं, जैसे एक परमाणु आपका ये रहा और दूसरा परमाणु आपका ये रहा, तो इनके जो बंध लंबाई है उसके बीच की दूरी का जो आधा मान है वही क्या होगा, आपका धात्विक त्रिज्या होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। लेकिन कंडीशन क्या बता दी मैंने आपको कि धात्विक जालक में, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल के अंदर ये कहानी होगी, तब आप इसको क्या बोलोगे, तब आप इसको बोलोगे भाई धात्विक त्रिज्या। अब अगर मैं वान डेर वाल त्रिज्या की बात करूं तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या है समझना भाई। ठीक है ना, इस प्रकार की रेडियस सबसे पहले तो उत्कृष्ट गैसों में पाई जाती है। ठीक है, इनर्ट गैसों में, जो किसी के साथ मतलब रिएक्शन नहीं करती, उसकी अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है हमको, तो उसकी जो रेडियस आती है वो कौन सी आती है, वान डेर वाल रेडियस आती है। अब क्या है ये, इसको समझो। ठीक है, दो ऐसे आपके परमाणु हैं जो अबंधित हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, एक तो ये मान के चलो आपका कोई एटम है, ठीक है, और इसने दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है। अब इसी तरीके से एक दूसरा आपका पास मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसने आपस में बॉन्ड बना रखा है भाई, इसने आपस में बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इसने और इसने आपस में बॉन्ड नहीं बना रखा ना, इस परमाणु ने और इस परमाणु ने आपस में कोई बंध नहीं बना रखा। तो हम क्या कहेंगे कि दो अबंधित परमाणुओं के, दो नॉन बॉन्डेड, दो अबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान, उसको हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि हमको पता है भाई उत्कृष्ट गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। तो इस वजह से उत्कृष्ट गैस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और अभिक्रिया नहीं करने के कारण इसकी जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, और इसको डायग्राम भी बनाना है तो आप इस तरीके से डायग्राम बना दो। तो ये जो आपकी रेडियस होगी यही क्या है, आपकी वान डेर वाल त्रिज्या। तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिख देता हूं, दो अबंधित अणुओं के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है भाई, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। और आपसे कोई पूछे कि इस प्रकार की रेडियस किस में मिलती है, तो आप क्या कहोगे, इनर्ट गैस के अंदर, उत्कृष्ट गैसों के अंदर। ठीक है, लिख लो भाई, इन दोनों को लिख लो, वान डेर वाल को और मेटेलिक रेडियस को। ठीक है, लिख लोगे भाई, लिख लिया। अब आपसे कोई क्रम पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा त्रिज्या के मान किसके होंगे, तो सीधा सीधा पता चल रहा है भाई सबसे ज्यादा दूर दूर कौन है, वान डेर वाल त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या के सबसे मान ज्यादा होंगे। और इसके बाद अगर कोई आपसे बात करे इसके बाद कौन किसका मान आएगा, तो इसके बाद आप बताओगे किसका मान आएगा, धात्विक त्रिज्या का आएगा। क्योंकि यहां पर दो पास पास स्थित हम परमाणुओं की बात करते हैं, और जबकि सहसंयोजक बंध में हमने पढ़ा था दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, अतिव्यापन कर रहे थे, ओवरलैपिंग कर रहे थे। ठीक है ना भाई, तो वहां पर क्या है, जैसे दो हैं, ये तो पास पास है समझो, और इनका मैं अतिव्यापन करा दूं तो कुछ क्या होगी, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी। तो इनके जो नाभिकों के जो केंद्र हैं वो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो कैसी होगी आपकी, वान डेर वाल त्रिज्या। और इसके बाद कौन आएगा भाई, इसके बाद आएगा आपका कौन सा, धात्विक त्रिज्या। और धात्विक त्रिज्या के बाद कौन आएगा भाई, धात्विक त्रिज्या के बाद आएगी आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। यह है आपका त्रिज्या का क्रम। तो सबसे अधिक त्रिज्या के मान होंगे वान डेर वाल के,
फिर होंगे आपके मेटेलिक के, और फिर होंगे आपके कोवेलेंट के। इस चीज को भी आप याद रखोगे, ठीक है। लिख लो इस चीज को भी, और मैं मिटा रहा हूं, फिर आपको इसके बाद परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताता हूं भाई, इसको भी देखना। देखो समझना इसको भी ध्यान से, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं पहले लिख देता हूं कितने कारक हैं, या एक एक करके भी इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहला कारक देखो, पहला कारक है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको क्या बोलते हैं भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Zeff से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आपसे पूछे भाई Z इफेक्टिव है क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तो आप क्या बताओगे भाई कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहते हैं भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जो नाभिक है उसके द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे अब ये आपका नाभिक है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन समझ लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये जो मान है इसको हम क्या कहेंगे, Z इफेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश, Z इफेक्टिव कहलाती है, ठीक है। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे ही आप क्या कहोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहोगे। अब मैं कहूं आपसे कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, आकर्षण आपका बढ़ेगा, तो साइज कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां इस कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरी मुट्ठी है ये नाभिक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, और जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे आकार छोटा हो रहा है, और पास में आया और आकार छोटा हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आकर्षित करके अगर ये अपनी पास ले आए, इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके अगर ये अपने पास ले आए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये कोश आपका खत्म ही हो गया। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करके इधर ले आए तो आपको पता है इसका आकर्षण बढ़ गया, तो आकार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और अगर आकर्षण नहीं है तो आकार आपका बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, आपका आकार है भाई। परमाणु त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वही क्या बताएगी, आकार को बताएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो आकार भी कैसा होगा, घटेगा। बात आ गई समझ में। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और अगर अट्रैक्शन घटेगा, आकर्षण घटेगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो परमाणु त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z इफेक्टिव के। अगर भाई आकर्षण बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा, आकार कम होगा। अगर आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, आकार छोटा होगा, दैट मींस परमाणु त्रिज्या भी आपकी कम होगी। और अगर अट्रैक्शन नहीं है, अगर मैं कहूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका अट्रैक्शन मुझे बताओ, इस पर ज्यादा लगेगा या इस पर ज्यादा लगेगा। आप कहोगे सर पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा, जो दूर है उस पर अट्रैक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो जो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता जाएगा उतना आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण घटेगा, और आकर्षण घटेगा तो आकार आपका बढ़ेगा। यानी अगर Z इफेक्टिव कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो आपका परमाणुीय त्रिज्या आपकी बढ़ेगी, दैट मींस आपका आकार भी कैसा होगा, बढ़ेगा। लिख लिया भाई, मिटा दूं। देखो तो पहला कैरेक्टर आपको पता चल गया Z इफेक्टिव के बारे में। अब दूसरा देखो, दूसरा है आपका कोशों की संख्या। दूसरा क्या है भाई, कोशों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा है आपका कोशों की संख्या। तो इसमें तो हमने बता दिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परमाणु त्रिज्या के, ठीक है ना।
दूसरा देखो भाई, दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा क्या है? कोशों की संख्या। तो जो परमाणु त्रिज्या है वो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कोशों की संख्या के। ठीक है, कोशों की संख्या आपको पता है, कोश की संख्या का मतलब क्या है? n के मान बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे n के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता है ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। इस तरीके से जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोश की संख्या बढ़ने पर आपका आकार बढ़ेगा और कोश की संख्या अगर कम होगी तो आपका आकार घटेगा। तो दूसरी चीज समझ में आ गई भाई। तीसरा कैरेक्टर देखो, तीसरे कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या है वो आपकी समानुपाती है किसके? परिरक्षण प्रभाव के। परिरक्षण प्रभाव, या इसको और क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं आवरण प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको भी समझना भाई, परिरक्षण प्रभाव क्या है समझना, इसको काम की चीज है। ठीक है ना। देखो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें यहां आंतरिक कोश के आपके इलेक्ट्रॉन है और इस कोश के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही बोलेंगे। तो मैं कहूं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहां लगेगा जो इसके पास में है, बाहर वाले पर अट्रैक्शन कम लगेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है भाई कि ये जो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के आकर्षण को खुद तक ही सीमित रखते हैं, बाहर वालों तक पहुंचने नहीं देते। परिरक्षण का मतलब क्या है? रक्षा करना। परिरक्षण का मतलब क्या है? रक्षा करना। तो कहने का मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि ये जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं। किससे रक्षा कर रहे हैं? नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, तो मुझे बताओ जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचेगा नहीं तो आपको पता है कि अगर आकर्षण कम हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है तो साइज आपकी बढ़ेगी, अगर आकर्षण ज्यादा है तो साइज आपकी छोटी होगी, अगर आकर्षण कम तो साइज आपकी बढ़ेगी। समझ गए बात को? आपने पिक्चर देखी है ना, थानोस वगैरह देखा है आपने, कैप्टन अमेरिका पिक्चर देखी है, तो ये समझ लो भाई ये आपका थानोस आ गया। ठीक है ना। अब थानोस क्या कर रहा है? एक तरीके से आपको मतलब वैक्यूम पंप की तरह खींच रहा है, हवा को खींच रहा है, और हवा को आप समझ लो ये क्या है? आपका अट्रैक्शन फोर्स है, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? पास में लाना, पास में लाना। तो यहां क्या आ गई भाई? एक तरीके से शील्ड आ गई कैप्टन अमेरिका की। तो कुल मिला के जो बाकी के लोग बाग थे इनकी क्या कर ली? इन्होंने रक्षा कर ली। ठीक है ना, समझ गए? ये जो इसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस को, इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को फील ही नहीं होने दे रहा, खुद तक ही सीमित करके रख लिया है। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लगेगा ही नहीं, इस पर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? एक चीज को यहां पर आप हमेशा याद रखोगे, जो जेड इफेक्टिव है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर घटेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन कहां आते हैं? आपके नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपको पता है जेड इफेक्टिव भी कैसा होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अरे भाई इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आपको पता है प्रतिकर्षण की वजह से क्या होगा? आकार बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो आकार बढ़ेगा। और अगर प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन आपको पता है जेड इफेक्टिव का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो प्रोटॉन आएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, आकार बढ़ेगा। ठीक है, अगली बात देखो, अगली बात क्या बोली मैंने? चौथी, जो परमाणु त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बंधों की संख्या के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई? बंधों की संख्या के। अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो सबसे ज्यादा जो लंबा होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड वाला, फिर उससे कम होगा डबल बॉन्ड वाला, और सबसे छोटा कौन सा होगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। अब ये कैसे है भाई? ये कैसे पहचाना? इस चीज को भी आप समझो। अब इस चीज को है ना दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो ओवरलैपिंग से समझ सकते हो, प्रतिकर्षण के द्वारा भी समझ सकते हो। देखो सिंगल बॉन्ड ये रहा, ओवरलैपिंग आपकी कम है। डबल बॉन्ड आएगा तो
ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा हुई, मेरे इस डिस्टेंस को देखना, सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा है ये वाली, और डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग हुई, डिस्टेंस थोड़ी कम हुई। ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग और ज्यादा हुई तो डिस्टेंस आपकी और कम हुई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जितनी ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, जो साइज है, जो बंद लंबाई है, वो उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे भी याद रख सकते हो भाई कि अगर ये बंद बन रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, बंद का मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और नीचे डबल बॉन्ड बन गया तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये समझ लो दो बॉन्ड बन गए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, ठीक है ना। यहां दो आपके सेंटर थे, दो एटम के सेंटर थे, नाभिक थे, और इन दोनों बॉन्डों में क्या आ रहा है, रिपल्शन। तो ये रिपल्शन आ रहा है तो ये दूर दूर जाएंगे, और जब ये दूर दूर जाएंगे तो इनके जो सेंटर है वो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे। अरे भाई दो धागे लेके एक चीज को बांध लेना, इधर दो धागे लगाना, एक ऊपर और एक नीचे, और यहां दोनों धागे से दो चीजों को बांध देना, और जब आप इन दोनों धागों को एक दूसरे से दूर दूर खींचोगे तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों जो चीजें थी वो कैसी आएंगी, पास पास। अरे जब ये दोनों को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचोगे, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, तो ये दोनों जो चीज थी वो तो उनके सेंटर तो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो वही कहानी है, जैसे जैसे आपके बंधों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपके जो बंध लंबाई है उसके मान आपके कम होंगे। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई फिक्स वैल्यू बताओ मुझे, सिंगल बॉन्ड कितना होता है, डबल बॉन्ड कितना होता है और ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है, तो इसकी डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपका होता है 154 पाइकोमीटर, पिकोमीटर, ये होता है 132 पिकोमीटर, और इसकी अगर बंध लंबाई की बात करूं तो ये होता है 120 पिकोमीटर, ठीक है। सारी बातें आपकी बोर्ड पर मैंने लिख दी हैं, इन चीजों को आप एक बार लिख लो भाई, ठीक है भाई, लिख लिया सबने। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझने में आया होगा, क्योंकि सारी बातें आपसे समझने की हैं, ठीक है ना। इन चीजों को प्यार से समझा जाता है भाई, ठीक है ना। आप लिखो या मत लिखो उसकी दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बढ़िया आराम से लेक्चर को देखिए, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को दोबारा देखिए, ठीक है ना। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आवरण प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, मैंने सब आपको बोल रखा है मुंह जबानी। अगर डेफिनेशन भी आपको लिखनी है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हो, ठीक। और आज हम क्या पढ़ेंगे कि क्रम क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो किस तरीके से त्रिज्या में फर्क पड़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आवर्त सारणी कुछ आपकी इस तरीके से थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या आवर्त सारणी आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। पता हो आपको हर तत्व कहां रखा है, ठीक है ना, जिस भी तत्व की हम बात करें। तो अगर मैं परमाणु त्रिज्या में आवर्तता की बात करूंगा तो क्या कहूंगा मैं कि भाई अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है क्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है ना भाई। ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पता है पहला आवर्त, जैसे मैं पहले की बात कर लूं, हली ना करे रब से फरियाद की बात कर लूं, ठीक है, तो आपको पता है पहला आवर्त इस तरीके से, फिर दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, कोष की संख्या बढ़ेगी। इस तरीके से पहला कोष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और आपको पता है जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी भाई आपका अंतिम कोष में होगा, तो जो डिस्टेंस है वो भी कैसी होगी, बढ़ेगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर अप टू डाउन जाओगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा भाई, तो आपका परमाणु आकार बढ़ेगा। समझ गए बात को। तो यहां से यह भी कह सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, और दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि आकर्षण घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका घटता है। भाई इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो जो आकर्षण है वो कैसा होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पास हो, अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, आप बताओ किस पर आकर्षण ज्यादा होगा। आप कहोगे कि सर जो नाभिक के पास है उस पर आकर्षण ज्यादा होगा, जो नाभिक से दूर है उस पर आकर्षण कम होगा। यानी यहां पर हम दो बात कह सकते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो Z इफेक्टिव घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, साथ ही आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो मैं देखो इस चित्र के द्वारा अब सारी चीजें आपको व्यक्त करा करूंगा। ऊपर से नीचे जा रहा हूं मतलब समझ लेना यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं वर्ग की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं, मैं आवर्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आप सबको पता है किसकी कहानी आएगी भाई, आवर्त की कहानी आएगी। समझ गए ना। जैसे अगर मैं यहां जाऊं तो आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी भाई, हबीब के कान ऑफ हैं, बताई थी ना,
ऑफ हैं। तो अगर मैं ऐसे जाऊं आपको बोल दूं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आपको पता है यहां आडी लाइन की बात कर रहे हैं तो आवर्त की बात कर रहे हैं, और आवर्त में हम कहां से जाएंगे, बाएं से दाएं। आवर्त में हम कहां जाएंगे, बाएं से दाएं, और वर्ग में हम कहां जाएंगे, वर्ग में हम जाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो आवर्तिता का मतलब दो कहानियों के बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे वर्ग की, वर्ग में जाएंगे ऊपर से नीचे। दूसरी बात करेंगे हम आवर्त की, और आवर्त में हम जाएंगे बाएं से दाएं। इज दैट क्लियर? चलें आगे देखना भैया। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर आपका आकर्षण घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, जेड इफेक्टिव घटता है, लेकिन आपका जो परमाणुीय आकार है, या मैं कहूं परमाणुीय त्रिज्या है, वो कैसी होती है, बढ़ती है। तो सीधी बात आप डायग्राम से भी लिख सकते हो, या आप थ्योरी में लिखना चाहो तो थ्योरी में भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे कि वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, नाभिकीय आवेश घटता है तथा परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार, या आप त्रिज्या भी कह सकते हो, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। अब ये दो साइनों को भी याद रखोगे। इसका मतलब मैं कहीं भी बात करूंगा तो घटने की बात करूंगा, एरो जब नीचे जाएगा तो, और ऊपर जाएगा तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, बढ़ने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर ये वाला एरो लग रहा है तो मतलब समझ जाओ घटने की बात हो रही है, और ये वाला एरो लग रहा है तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है। तो समझ गए आप, वर्ग की कहानी हो गई। तो वर्ग की कहानी के बाद अगला नंबर किसका आता है भाई, अगला नंबर आता है आपका आवर्त का। अब देखो, अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त में आपको पता है सेम कोश रहता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ये n बराबर 1 है, और इसके लिए क्या मान होगा, n बराबर 2, यानी जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कौन से कोश में भरे जाएंगे, दूसरे कोश में भरे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये बाकी के कोश होते ही नहीं है, सिर्फ किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और आपको यह भी पता है क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही क्या होते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन अगर इसके अंदर बढ़ेंगे तो आपको पता है जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा भाई, नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो अब कहानी क्या हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके कौन से कोश में भाई, दूसरे कोश में आ रहे हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम यहां पर प्रोटॉन भी आएंगे, तो आपको पता है यहां पर आकर्षण बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो आकर्षण कैसा होगा आपका, बढ़ेगा। और जब आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? ये जैसे आपका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण बढ़ रहा है तो ये पास में आएगा, और पास में आएगा तो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी आप क्या कहोगे, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है, आकर्षण आपका बढ़ता है। और आकर्षण बढ़ेगा तो मुझे पता है आकर्षण बढ़ने पर हमारा जो आकार है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और आकार में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो जेड इफेक्टिव है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आकार के, ठीक है ना। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार घटेगा, अगर जेड इफेक्टिव आपका घटेगा तो आकार आपका बढ़ेगा। समझ गए बात को? और ऐसे भी कह सकते हो भाई कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर तो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर कैसा होता है, घटता है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने की वजह से वो कैसा जाता है भाई, कोश कैसा होता है, थोड़ा दूर होता है, तो दूर होने से क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। जैसे मैं कहूं यहां अंदर के कोश में भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसके बाहर के कोश में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी सेम माइनस, यहां पर भी सेम माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलेगा, और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे आकार भी आपका बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को, कहानी को समझ गए? तो अब आवर्त के लिए आप बात लिखोगे तो क्या लिखोगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः परमाणु का आकार घटता है। तो क्या कहोगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना, क्या होता है,
प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव बढ़ता है तथा परमाणु का आकार या परमाणुीय त्रिज्या, परमाणु का आकार कैसा होता है, घटता है। ठीक है, समझ गए बात को। वैसे तो यहां पर एक स्लेटर रूल वगैरह आता है जब हम वर्ग की बात करते हैं तो, ठीक है ना, Z इफेक्टिव में कोई खास परिवर्तन नहीं होता जब हम वर्ग की बात करते हैं, लेकिन आपके लेवल तक इतना काफी है। ठीक है ना, जैसे आप हायर स्टडी में करोगे ना, BSc वगैरह करोगे तो वहां पर स्लेटर रूल आता है। ठीक है, समझ गए। स्लेटर रूल बताता है कि Z इफेक्टिव में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता वर्ग में। ठीक है ना, जो मेन काम होता है वो किसके द्वारा होता है भाई, साइज आपका बढ़ता है, वो किसके द्वारा, कोश की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगली की, और अगले में हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ग में लेते हैं और किस में लेते हैं, आवर्त में लेते हैं। ठीक है ना, देखना। लिख लिया भैया आपने, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है ना, पीछे जाकर वीडियो के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं हम कुछ केसों की और हम देखेंगे उसमें आकार का क्रम क्या होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे भाई कि निम्नलिखित तत्वों का आकार का क्रम बताइए। ठीक है ना, देखना भाई, इस चीज को देखना। पहला एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं, क्वेश्चन ही लिख लो चाहे भली, क्वेश्चन, परमाणुीय आकार का क्रम दीजिए, आकार का क्रम बताइए। ठीक है, देखो पहली बात करता हूं मैं आपसे, लीना, हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं, चलो, करे रब से सीजियम तक, क्योंकि फ्रांशियम और आपका जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जनरली उसकी स्टडी हम इनके साथ नहीं करते। ठीक है ना, सिर्फ बात हम करेंगे कहां तक, सीजियम तक। एक इफेक्ट और आता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, देखो अब मैं बोलूं कि ये अगर इसके तत्व को मैं जमाऊं तो क्या है भाई, ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, हलीना करे रब से ऊपर से नीचे आ रहा है, और हमें पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो Z इफेक्टिव की बात ना करें, हम केवल आकार की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार आपका बढ़ता है। ठीक है, यानी यहां पर सबसे छोटा आकार होगा हाइड्रोजन का और सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सीजियम का होगा। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ये किसकी बात हो रही है भाई, आवर्त की। ठीक है ना, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है और साइज आपका घटता है। ठीक है ना, अभी अभी ये कहानी बताई थी मैंने आपको दो चीज, कि ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका साइज बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाओगे तो आपका साइज घटेगा। यहां पर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, आवर्त सारणी को देखोगे, खोल के बैठोगे, अपने सामने आवर्त सारणी को देखो और वहां पर आप देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कैसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो आकार आपका घटेगा। यानी सबसे कम आकार की बात करूं तो लिथियम का होगा, और सबसे ज्यादा आकार की बात करूं तो किसका होगा भाई, लिथियम का होगा। और अगर सबसे कम आकार की मैं बात करूं तो सबसे कम आकार बताओ मुझे किसका होगा, सबसे कम आकार होगा आपका किसका, फ्लोरीन का, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है तो फ्लोरीन सबसे छोटा और आपका लिथियम सबसे बड़ा। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं भाई, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं हम, इन दोनों को लिख लो आप, और एक एग्जांपल की बात मैं आपसे और करता हूं, फिर आपको एक इफेक्ट भी बताऊंगा जो मोस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए भाई, ठीक है, अब देखते हैं एक और, ना मंगाए आलू, सी पास्कल। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्रम, तो ये आप देखोगे तो वो ही आवर्त की बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल को खोल के बैठोगे तो यहां आपके आवर्त की बात हो रही है, ना मंगाए आलू, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से चलेगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार कैसा होता है, घटता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सोडियम का होगा, सबसे कम आकार किसका होगा, क्लोरीन का होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूं, चलो वर्ग के और एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है ना, और दे दूं, और देख लो भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये दोनों चीजें हैं वो किसकी हैं, वर्ग की हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, इस तरीके से, तो आपको पता है ऊपर एस्टेटाइन की भी जनरली बात नहीं होती, सेम टू सेम जैसे लास्ट के तत्व हैं उनकी बात नहीं होती, थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होती है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो फ्लोरीन का आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार आपका कैसा होगा, बढ़ेगा, आयोडीन का आकार आपका सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का आकार सबसे कम होगा, और ये भी
ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेरिलियम का आकार सबसे कम होगा, लेकिन बेरियम का आकार आपका सबसे यहां पर बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है, समझना भाई। ठीक है, आपने देखो, आपने आइंस्टीन की थ्योरी तो सुनिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें वो क्या बोलता है भाई कि किसी भी अगर स्पीसीज का बहुत ज्यादा मास अगर एक छोटी सी जगह में आ जाए तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि भाई यूनिवर्स में कहीं कहीं क्या है, एक जगह मास आपका बहुत ज्यादा, डेंसिटी वहां पर मास की आपकी बहुत ज्यादा है, तो होता क्या है, वो लाइट को भी इवन नहीं जाने देता, लाइट को भी क्या कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, समाहित कर लेता है, मतलब हर किसी चीज को वो खींच लेता है। तो यही बात यहां पर आपके लागू हो रही है किस पर, जैसे मैं सीजियम के बाद अगर फ्रांशियम की मैं बात करूं तो फ्रांशियम में क्या हो रहा है, आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सीजियम से भी ज्यादा है, कितना निकल के आता है, इसका 87 निकल के आता है। तो देखो 87 अगर एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो छोटे से नाभिक के अंदर 87 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब छोटे से मास के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाने से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, बढ़ जाता है। ये क्या कर लेता है भाई, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जेड इफेक्टिव इसका बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा तो साइज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है भाई। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछ ले कि सीजियम और फ्रांशियम में साइज बड़ा किसका है, तो आप बोलोगे भाई साइज बड़ा सीजियम का ही है, फ्रांशियम का साइज छोटा है, बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, समझ गए, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं छोटी सी जगह में, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। इस वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। आप बोलोगे कि सर नाभिक तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सर हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, हमारे में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है? मैं कहूंगा भाई आपकी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक बैलून में हीलियम भर के देखना और उसको आप जब आप हाथों से छुओगे तो क्या देखोगे कि अपनी तरफ वो अट्रैक्ट होगा। आपका भी होता है, लेकिन आपका क्या है, अब अदर रेस्पेक्ट में आप देखो तो आपके सामने भी हर कोई है, आदमी घूम रहे हैं, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। समझ रहे हो? और अगर पृथ्वी के रेस्पेक्ट में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो नेग्लिजिबल है भाई। समझ रहे हो ना? तो यहां पर इस वजह से मैंने आपको बताया, आदमी के केस में अगर आपको चेक करना है तो आप हल्की गैस को लेकर, जैसे हीलियम वगैरह को लेकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी तरफ भी वो बैलून, आपने देखा होगा इंटरनेट पे, आप वीडियो सर्च करके देख लो तो वहां इस तरीके से हाथ को ले जाके भाई उस बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे आपकी हल्की गैस आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, समझ गए बात को? थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है, इवन आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूं। ठीक है ना, बाकी आपको कोई पूछ नहीं रहा कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि क्या सीजियम से फ्रांशियम का आकार बड़ा होगा? नहीं, सीजियम का जो आकार है वो फ्रांशियम से बड़ा होता है, लेकिन फ्रांशियम का आकार इससे कैसा होता है, सीजियम से छोटा होता है। ठीक है ना, आपके लेवल में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी ले तो भी आप बता सकते हो कि सर ने हमको एक इफेक्ट बताया था, इफेक्ट का नाम है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं इन पांचों एग्जांपल की। लिख लो पहले, फिर आगे की बात करता हूं आपसे। आयनिक त्रिज्या को आपको डिटेल से पढ़ाता हूं भाई, लिखो पहले, इनको लिख लिया? चलें, अब देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना वो परमाणु त्रिज्या से नहीं आएगा, आपको आयनिक त्रिज्या से क्वेश्चन पूछेगा। कहीं भी आप कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो आयनिक त्रिज्या से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा देखो बताता हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे आयनिक त्रिज्या, अगली हेडिंग लगाओगे आयनिक त्रिज्या। ठीक है, देखना भाई, आयनिक त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ठीक है, समझना भाई आयोनिक रेडियस को, क्या कहानी है आयोनिक रेडियस की। ठीक है, एक स्टेटमेंट देता हूं आपको कि जब आपके इलेक्ट्रॉन समान है, ठीक है ना, स्पीशीज के अंदर जो भी आपको तत्व मिल रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान है, तो क्या याद रखोगे? जब इलेक्ट्रॉन आपके समान हो, इलेक्ट्रॉन आपके समान हो, तो क्या याद रखोगे भाई? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना आकार छोटा, उतना आकार क्या होगा आपका? छोटा। दूसरी बात, जितना नेगेटिव चार्ज उतना
आकार बड़ा, उतना आकार क्या है आपका बड़ा। समझ रहे हो? स्टेटमेंट क्या है? सीधा सीधा याद रखोगे, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। कब कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन जब आपका समान हो। तो इलेक्ट्रॉन असमान हो तब क्या कंडीशन लगाओगे? तब आप चेक करोगे भाई वर्ग में कहां है, वो आवर्त में कहां है, फिर वो परमाणु त्रिज्या वाला जो आपको फंडा बताया था उसको लगाकर आप आंसर दोगे। ठीक है ना? अब देखो ऐसा क्यों होता है इसको भी समझो। ये रहा आपका नाभिक और ये रहे आपके कोश और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो देखो अगर मैं कहूं कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, जैसे सोडियम की मैं बात कर लूं, ठीक है, तो सोडियम की बात कर लूं, NaCl की बात कर लेता हूं। ठीक है? आपको पता है कि Na में लास्ट में क्या होता है? 3s1 कोश होता है, यानी ये मान के चलो आपका 3s है। ठीक है? और इसमें बात करूं तो इसमें क्या होता है? लास्ट का 3p5। ठीक है? यही होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बता चुका हूं, लास्ट में यही आएगा। आपको पता है Na एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है? Na+, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? 3s0। और Cl- एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है? माइनस बनाता है Cl, तो Cl- हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं यहां बात करूं तो पहले 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर देखो आप आकार ज्यादा था भाई, ये रहा आकार बड़ा था। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो ये 3s वाला जो कोश है वो तो खत्म हो गया ना। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब आपका कोश कौन सा रह गया? इसके अंदर वाला ही रह गया। तो देखो आकार कैसा हो गया आपका? छोटा हो गया। ठीक है? और आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो ऐसे समझो कि माता जी के कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे हैं। ठीक है? तो हो क्या रहा है, वो उनको अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, किसी को कुछ किया, किसी को नहलाया धुलाया, किसी को खिलाया पिलाया, मतलब जो अट्रैक्शन है वो उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा। लेकिन फिर क्या है, घर में मौसी आ जाती है और मौसी 2 बच्चों को संभाल लेती है। तो अब मुझे बताओ, जो आपकी माताजी थी पहले वाली, वो 2 बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं? उनके ऊपर अट्रैक्शन अब कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि 2 बच्चे तो चले गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले गए। बच्चे समझ लो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपके चले गए, तो जो बचे इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो 11 हैं। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो यहां 11 के 11 हैं। तो मुझे बताओ यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तब इनका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन इनका कैसा हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। पहले तो 11 प्रोटॉनों को 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रोटॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रबलता से पकड़ के रखेगा कौन? न्यूक्लियस। ठीक है ना? समझ गए बात को मेरी को? तो कहने का मतलब सीधा सीधा आपने क्या समझा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे वैसे प्रोटॉन आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका कैसा होगा? बढ़ेगा। तो आकार कैसा होगा? कम होगा। अब मैं बात करता हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे वैसे आपको पता है क्या होगा भाई? रिपल्शन होगा। ये पॉजिटिव, और वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपके अंतिम कोश में बढ़ते जाएंगे तो ये जो कोश के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो आकार भी कैसा होगा? बढ़ेगा। दूसरी बात में आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले Cl के पास कितने थे? 17 तो प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। तो मैं बताओ पॉजिटिव चार्ज कम रह गया ना भाई? पॉजिटिव चार्ज कम रह गया तो अट्रैक्शन कैसा होगा? कम होगा। और अट्रैक्शन कम होगा तो मुझे बताओ साइज कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई सारा खेल किसका है? अट्रैक्शन का है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जो Z इफेक्टिव है, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। दूसरे रेस्पेक्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो रिपल्शन बढ़ने से भी क्या होगा? यहां पर साइज बढ़ेगा। समझ गए? तो यहां पर एक स्टेटमेंट अगर मैं पास करूं तो एक स्टेटमेंट मैंने आपको पास कर दिया। क्या बोला? कि जितना पॉजिटिव उतना आपका साइज छोटा होगा, और जितना नेगेटिव उतना साइज आपका बड़ा होगा। कंडीशन क्या लगा रखी है? कि इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में रख के उनको चेक करो। एक एग्जांपल देता हूं, समझना। ठीक है? देखो, आयोडीन माइनस, आयोडीन प्लस, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और इनका आपको देना है क्रम, आयनिक त्रिज्या का क्रम दीजिए।
किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेना, आयनिक त्रिज्या का क्रम देना है, ठीक है। तो अब आपको पता है मैंने क्या बताया, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा, ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस पर है, I माइनस पे, तो I माइनस का आकार सबसे छोटा होगा। इससे ज्यादा आकार किसका होगा, इससे ज्यादा आकार आपका होगा किसका, आयोडीन का। फिर इससे ज्यादा आकार किसका होगा, इससे ज्यादा आकार होगा किसका, माइनस वाले का। क्योंकि आयोडीन की बात कर रहे हैं तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हमको पता है आयोडीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 53 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर तीनों केस आयोडीन के हैं भाई, तीनों केस आयोडीन के हैं। तो तीनों केस आयोडीन होने की वजह से जो हमारा तत्व था वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन सेम थे, ठीक है ना। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं गिनने, कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन गिनने भेज जाओ सर 53 और 1 54 हो गया, यहां पर 53 है और यहां पर कितने रह गए, 52 रह गए ना। मैं क्या बोल रहा हूं, तत्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका पॉजिटिव उसका आकार छोटा, फिर न्यूट्रल, उसके बाद क्या आएगा, उदासीन आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल से और समझना। देखो एग्जांपल देखना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। P3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, आर्गन, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है। तो आप अगर अब यहां देखोगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग आपके तत्व हैं। यहां अब आप इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो, किसी में भी चेक कर लो। 15 और 3 कितने हुए, 18। 16 और 2 कितने हुए, 18। 17 और 1 कितना हुआ, 18। आर्गन का तो होता ही 18। पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का होगा 19 में से 1 गया 18। कैल्शियम का कितना होगा, 18 में से 20 में से 2 गए कितने, 18। तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने, 18। तो जब तत्व आपके अलग अलग हो तब आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो। तत्व आपका एक ही हो तो आपका जो उदासीन है उसी में केवल आपको देखना है। जब एक ही तत्व हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एक ही तत्व हो तो सबसे पहले किसको रखोगे, सबसे कम आकार होगा पॉजिटिव का, उसके बाद किसका होगा भाई, उदासीन का, और उसके बाद किसका होगा, नेगेटिव का। यह कहानी कब है, जब एक ही तत्व हो, जब सिमिलर तत्व हो, ठीक है ना, तब आप इस वाली कहानी को याद रखोगे। वही बात है कि सबसे छोटा पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल, और सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, नेगेटिव का। और जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा। मुझे बताओ नेगेटिव सबसे ज्यादा किस पर है, फास्फोरस पर, 3 माइनस है ना, तो नेगेटिव चार्ज इस पर सबसे ज्यादा है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। और जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पर है, कैल्शियम 2 प्लस पर है, तो इसका आकार कैसा होगा, सबसे छोटा। यानी यहां मैं आकार का क्रम दूंगा तो आकार का क्रम आपका कुछ इस तरीके से होगा। कर लोगे, बोलो भाई, कर लोगे ना। और एग्जांपल देता हूं, चलो 2 एग्जांपल और देता हूं, इसमें भी आप आयनिक त्रिज्या का क्रम बताओगे, ठीक है। देखना 2 एग्जांपल और देखो। दूसरा एग्जांपल नंबर जो भी है, तीसरा चौथा आप डाल लेना, ठीक है। H माइनस, हीलियम, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है भाई, इसमें आपको आयनिक त्रिज्या का क्रम बताना है। और सभी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अलग अलग तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन चेक कर लोगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 1 जोड़ा। माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये चीज नहीं पता तो लिख लो, माइनस का मतलब माइनस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। माइनस चार्ज जितना आ जाए तो इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है। पॉजिटिव चार्ज आपका जितना आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने, डिक्रीज करने, ठीक है ना, घटाने हैं, ठीक है, घटाने हैं, समझ जाना, ठीक है। तो यहां माइनस आ रहा है मतलब जोड़ना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 में 1 जोड़ा। यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 2। हीलियम में तो 2 होते ही हैं। लिथियम का कितना होता है, 3। 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। तो आपको पता है पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन घटाने हैं। 4 में से 2 गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। यानी सबकी बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन की बात कर लो, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5। तो 5 में से कितने गए, 3। 5 में से 3 गए, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2। समझ गए मेरी बात को। तो कहने का मतलब सब में इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो सर ने बताया है जितना पॉजिटिव उतना चार्ज छोटा, उतना आकार छोटा, जितना नेगेटिव उतना आकार बड़ा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस पे है, आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो बोरॉन +3 पर है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका आकार सबसे छोटा है, ठीक है।
और सबसे ज्यादा नेगेटिव किस पर है? सबसे ज्यादा नेगेटिव है हमारा हाइड्रोजन पर, ठीक है ना, एक ही माइनस है, सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन पर है, तो हाइड्रोजन का आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन का H- का आकार सबसे बड़ा, हाइड्राइड आयन का आकार सबसे बड़ा, और जो बोरॉन 3+ जो आयन है आपका उसका आकार सबसे छोटा। बोलो कर लोगे भाई? एक एग्जांपल और देता हूं, चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं आपके लिए, एग्जांपल नंबर 4, और यहां पर मैं आपको दे देता हूं सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे चलो एक एग्जांपल, नाइट्रोजन 3- F- O2- लिख लेते हैं, इससे पहले ऑक्सीजन 2- बनाता है, F-, फिर आपका नियोन, फिर आ गया आपका Na+, फिर आ गया Mg2+, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। फिर आप और लिखना चाहो तो सिलिकॉन +4 भी लिख सकते हो, और भी लिखना चाहो तो लिख लो सिलिकॉन +4। ये आपको मैंने तत्व दे दिए हैं और आयन दे दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि भाई आकार सबसे छोटा किसका, आकार सबसे बड़ा किसका। क्या बताया? जितना पॉजिटिव उतना आकार छोटा। सिर्फ एक बात माइंड में याद रखोगे, क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, घुमा फिरा के कुछ भी बोल दे, एक स्टेटमेंट माइंड में फिक्स कर लो, जितना पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उतनी आपकी साइज कम होगी, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी साइज ज्यादा होगी, बीच में आपके न्यूट्रल एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे ज्यादा अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको साफ साफ दिख रहा है किसमें है भाई? सिलिकॉन 4+ में। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, इसका आकार कैसा होगा? सबसे कम। और सबसे नेगेटिव किसके ज्यादा है? सबसे नेगेटिव ज्यादा है N3- में, 3- है ना, नेगेटिव सबसे ज्यादा है, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा, यानी N3- का आकार सबसे बड़ा, और उससे चलते 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 जाओगे तो सिलिकॉन +4 का आकार सबसे छोटा। बोलो कर लोगे? कर लोगे ना भाई? अब तो आसानी से काफी एग्जाम्पल मैंने आपको करवा लिए, और जो भी गाइड आप फॉलो कर रहे हो उसके आप एग्जाम्पल लगा के देख लेना, कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो लिख लो, पहले इन सारी बातों को लिख लो भाई। लिख लिया? कर लोगे? तो एक स्टेटमेंट है वो जो आपको लिखा दिया है उसको याद रखोगे, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। आप नीट का, जेई का, ICR, जेट किसी का भी पेपर आप उठा के देख लो, आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और इजी क्वेश्चन होता है भाई, आसानी से आप बना सकते हो, कोई हार्ड वाला काम नहीं है, सिर्फ जो स्टेटमेंट आपको बताया आप उसको याद रखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो, फटाफट मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है।